चलिएगा आज हम देखेंगे किस तरीका से हमें पेपर सॉल्व करना है और कैसे हम इनके आंसर लिखें अच्छे तरीका से। तो आप भी तैयार रहिएगा, बिल्कुल शुरू से ही शुरू करते हैं ताकि आप भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट अगर आपने कर लिए तो आप मान के चलिएगा 90+ नंबर आप अच्छे से पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मेरे साथ, इसके बिल्कुल ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, जैसे दिया गया है अनसीन पैसेज। ठीक है, तो अनसीन पैसेज को हम पढ़ेंगे। जब इसको हम पढ़ लेंगे तो इसके कुछ प्रश्न क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को हम किस तरीका से देखेंगे। जैसे दिया गया है कि व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि भूमि के कटाव के दो डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका आंसर हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो हम कॉपी में सीधे देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, सीधा लिखेंगे टू डिसएडवांटेज। देखो यहाँ दिया गया है, यहाँ से लिखेंगे कि द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट आर। ठीक है, यहीं से लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, पहला हो गया सॉइल एरोशन इंक्रीजेज मैनीफोल्ड, और दूसरा है द शॉर्टेज ऑफ द फायरवुड। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी, कुकिंग एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हम किस तरीका से लिखें, तो आप लिख सकते हैं द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी इज मैनी पैलेसेज ऑफ आवर कंट्री आर काउ डग एंड क्रॉप्स वेस्ट। तो ऐसे लिखेंगे इस तरीका से। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका देखें 3 यानी कि सी। तो सी में पूछा गया है कुछ इस तरीका से, देखिएगा दिया गया है, ये रहा सी। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द सॉइल। इस तरीका से पूछा गया, 3 नंबर में भी आता है। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन द सॉइल इज दैट द टोटल प्रोडक्शन गोज अप एंड सो डज द ड्रेन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। इस तरीका से लिखेंगे। अगर आप ऐसे करते हो तो ये मान के चलिएगा कि आपका पूरा क्लियर हो गया, यानी कि आपको जो नंबर है 9 नंबर क्लियर हो गया। आगे डी नंबर में दिया गया है, डी देखेंगे। डी में कुछ इस तरीका से दिया गया है कि हाउ कैन द सॉइल बी एनरिच्ड। ठीक है, मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है। तो देखो इसमें क्या क्या करना है आपको, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, मिट्टी के कटाव को रोक दो। सॉइल फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप्ड, इट विल स्टॉप सॉइल इरोशन। ठीक है, यह मिट्टी के कटाव को रोक देगी। बिल्कुल चारों सही है, तो यहाँ 12 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब दिया गया है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इफेक्ट, इफेक्ट का क्या मतलब है, मतलब इसकी दूसरी मीनिंग क्या है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ माइनर, माइनर का हो जाएगा मेजर। व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मीन इन द पैसेज, तो बायोमास का क्या मतलब है। तो इसका हम देखेंगे किस तरीके, तो इम्पैक्ट हो जाएगा, इफेक्ट का हो जाएगा इम्पैक्ट, और माइनर का हो जाएगा मेजर, और बायोमास का हो जाएगा बायोफ्यूल, बायोफ्यूल। बिल्कुल ये सही हो जाएंगे। 15 नंबर यहाँ पर क्लियर हो गए हैं सेक्शन आपके ए से, रीडिंग से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिएगा अब हम देखेंगे सेक्शन बी। क्या देखेंगे, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी क्या है, यहाँ हम देखेंगे। सेक्शन बी में दिया गया राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। इंडिया एन एग्रीकल्चर कंट्री, वेज एंड मेजर्स टू इरेडिकेट डॉबरी सिस्टम, दहेज प्रथा पर भी मैंने लिखवाया है, एग्रीकल्चर कंट्री पर भी लिखवाया। आप मेरी पुल लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें से एक बढ़िया सा निबंध जो 10 नंबर में आता है, इसको अभी देखते हैं। ठीक है, देखिएगा इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, इस पर देखेंगे इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री। इंट्रोडक्शन लिखिएगा, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विथआउट एग्रीकल्चर, बिना एग्रीकल्चर के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इज द बेसिक ऑफ द लाइफ, तो कृषि जो है जीवन का आधार होता है। बिकॉज क्योंकि वी गेट फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्योंकि हम कृषि से ही भोजन पाते हैं। ओनली एग्रीकल्चर इज अ मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केवल कृषि ही, ठीक है,
रोजगार का साधन है। वी गेट ग्रेन्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम द एग्रीकल्चर। हमें एग्रीकल्चर से अनाज, फल और फूल प्राप्त होते हैं। एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो कृषि जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, निभाती है इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में। अब हम लिखेंगे आगे इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का महत्व। एग्रीकल्चर हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन ऑल ऑफ आवर लाइफ। तो कृषि का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एग्रीकल्चर इज अ गिफ्ट बाय नेचर। तो कृषि जो है प्रकृति द्वारा प्रदान एक उपहार है। वी आर कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। हम पूर्णतः एग्रीकल्चर पर ही निर्भर हैं। अपार्ट फ्रॉम फुलफिलिंग अवर फुलफिलिंग अवर नीड ऑफ फूड। ठीक है, तो हमारे भोजन की जो फुलफिलिंग है, पूर्ति है, एग्रीकल्चर आल्सो फुलफिल। तो कृषि ही पूरा करती है अवर नीड्स ऑफ क्लॉथ टू कवर अवर बॉडी। हमारे शरीर पर ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है, जिसे कौन पूरा करता है? कृषि पूरा करता है। तो जी बिल्कुल क्लियर हेडिंग है। आगे दिया है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो इसमें भी दे सकते हैं। समटाइम्स फॉरेस्ट आर कट टू मेक लैंड फॉर फार्मिंग। कभी कभी जंगलों को खेती करने के लिए काट दिया जाता है। विच कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू नेचर, जिसके द्वारा प्रकृति को बहुत ज़्यादा हानि होती है। कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट हैज अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव। तो जंगलों को काटना एक बहुत बड़ा बुरा प्रभाव होता है, नेगेटिव प्रभाव होता है। फार्मिंग इज अ वेरी एसेंशियल बिजनेस। तो खेती करना एक बहुत ही आवश्यक व्यापार है। इट आल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल इन इंडिया। यह भारत में कई लोगों को एम्प्लॉय रोजगार देता है। इंडिया इज अ वेरी बिग एग्रीकल्चर प्रोवाइडिंग कंट्री। तो भारत एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान, कृषि उत्पादन करने वाला देश है। तो बहुत सुंदर तरीका से निबंध को लिखा गया है। आप भी ठीक है अच्छे तरीका से लिख सकते हैं। आगे देखेंगे अगली हेडिंग को। ठीक है, आगे चलेंगे, अगली हेडिंग को देखना है। अंत में आप लिख सकते हैं कंक्लूजन यानी उपसंहार। एग्रीकल्चर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अस। तो जो एग्रीकल्चर है हमें ठीक है एक अवसर प्रदान करती है रोजगार की। विद द बेसिक ऑफ द अवर लाइफ, हमारे जीवन की मूलभूत जो आवश्यकता होती है उसको प्रदान करती है। बी गेट फूड, हम भोजन प्राप्त करते हैं। एंड क्लॉथ फ्रॉम द एग्रीकल्चर, और कपड़े वस्त्र और भोजन हम कृषि के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तो बहुत सुंदर तरीका से लिखा है भैया। इसमें आपको 10 में 10, कहीं कोई ग्रामिकल मिस्टेक भी नहीं हमें देखने को मिली। अगर आप ऐसे ही लिखते हो तो 10 में 10 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब सेक्शन बी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसको भी लिख सकते हैं या इसको राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज एट रेगुलर इंटरवल्स। दो में से कोई। तो इसको लिखा है भैया, इसको देखो। तो दो एप्लीकेशन दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस पर भी आप लिख सकते हैं। या राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज एट रेगुलर इंटरवल्स। तो 10 नंबर का इसको भी पूछा गया है। तो आप पहले वाले को कर दें या दूसरे वाले को, दोनों सिंपल है। देखो पहला वाला किस तरीके से लिखना है, देखिएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम, जो दिया गया है अपने तरीका से लिखने से कानपुर यूपी। सब्जेक्ट में लिखें एन एप्लीकेशन टू कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो क्वेश्चन में ही मिलेगा आपको लिखा हुआ, क्वेश्चन में ही मिलेगा ये सब। आप लिखेंगे सर प्लीज अलाउ मी सम पैलेस स्पेस इन योर न्यूज। मतलब मेहरबानी करके मुझे अपनी न्यूज में थोड़ा सा स्थान प्रदान करें। किस लिए? पेपर न्यूज़पेपर टू एयर माई वैल्यूज अगेंस्ट द ग्रोइंग अनफेयर प्रैक्टिस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कि
जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें बढ़ती हुई अनफेयरनेस के बारे में हमें कुछ व्यक्तित्व करना है। पेपर्स आर बीइंग लीक, पेपर लीक होते हैं। सम स्टूडेंट ऑफ बिग लीडर्स, सम स्टूडेंट्स ऑफ बिग लीडर्स यानी बड़े नेताओं के कुछ विद्यार्थी टुक द प्रॉफिट ऑफ देयर पावर एंड बिफोर द एग्जाम, बिफोर लिखा है तो परीक्षा से पहले वे अपने पावर का लाभ लेते हैं। प्लीज पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर, मेहरबानी करके इस न्यूज को अपने अखबार में प्रकाशित करें। योर न्यूज़पेपर इज वेरी पॉपुलर, तुम्हारा न्यूज़पेपर जो है बहुत ही प्रचलित है। आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं बट आल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है। दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। यहाँ डेट डालें, थैंक यू वगैरह भी लिखना है, छोड़ दिया भैया ने। यहाँ थैंक यू लिखें, फिर डेट डालें और यहाँ योर्स ओबिडेंटली वगैरह भी लिखें। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो डिस्टर्ब हो रहा है, योर्स फेथफुली, सॉरी सिंसियरली लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है थोड़ा सुधारें, यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, योर्स या सॉरी सीधे लिखें, फेथफुली या सिंसियरली। ठीक है, बाकी पूरा क्लियर है। अब सेक्शन सी में आ जाइए, ग्रामर में। कहाँ आ जाइए? ग्रामर में। अब ग्रामर में किस तरीका से करना है, जैसे ग्रामर में दिया गया है, अब ग्रामर में दिया गया है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसको क्या बोला जाता है? एथेस्ट। बिल्कुल सही है, एथेस्ट सही है। ठीक है, इसके बाद है द फ्रेज एक्ट अपॉन, इसका क्या मतलब होता है? कठिन परिश्रम करना, बिल्कुल। वर्क हार्ड, बिल्कुल सही है, वर्क हार्ड। ठीक है, सही चल रहा है ना यहाँ तक? तो अब सी नंबर में हम देखेंगे, सी नंबर क्या कहता है। 80 नंबर में देखेंगे, दिया गया है द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का सिनोनिम क्या होगा? झगड़ा ही होता है, डिस्प्यूट। क्या होता है? डिस्प्यूट, लिखा है, सही है। अब है द एंटोनिम ऑफ बेटर, बेटर का एंटोनिम क्या होगा? बेटर का बिल्कुल वर्स होगा, सही है। और आंसर नंबर 4 का ई नंबर देखेंगे, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर, कहाँ गलत है? तो मैन, बिल्कुल यहाँ पर मैन गलत है, क्योंकि यहाँ पर MEN होना चाहिए, मतलब बहुवचन। MEN बहुत से, वन ऑफ द लगा है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन यानी बहुत से व्यक्तियों में से एक। सरदार पटेल भारत के महान व्यक्तियों में से एक थे, तो यहाँ पर MEN होना चाहिए। तो जी आपका बिल्कुल सही है, यहाँ तो क्लियर हो गया, बिल्कुल 10 नंबर सही है आपके। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चेंज एनी वन, एक करना। नरेशन है, सीता सेड टू रीता आर यू वेल, या द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, दो में से एक करना है। तो चलिएगा देखें कैसे किया है। तो देखिएगा, मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। तो देखिएगा, द शॉपकीपर फॉरबिड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, बिल्कुल सही है, यहाँ पर 2 नंबर क्लियर। और आगे द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व, अब इसका शायद रिमूव टू किया होगा दीदी ने, देखते हैं क्या है कि द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, बिल्कुल ये भी साथ। द क्वेश्चन इज टू की जगह क्या हो जाएगा? सो, उस टू की जगह हो जाएगा दैट, सब्जेक्ट कुछ इसमें बेजानदार है तो हो जाएगा वन कैन नॉट सॉल्व, वन कैन नॉट सॉल्व, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब 5 में का सी, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो दिया गया पेज से 22 और दोनों पेज से 22 हैं, तो एक करना है कि इन्हें किया है कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, तो इसका बना है लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद है करेक्ट एनी वन, दो में से एक सही करना। माई हेयर, तो हेयर देखो जी बिल्कुल सही है, जी सही है। इज, माई हेयर इज ब्लैक, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जी तो सही कर सकते हो, रिच मैन शुड हेल्प द
पुअर में से एस हटा दो, क्या हटा दो, पुअर में से एस हटा दो। देखो यहाँ पर 2 नंबर इनके गलत हो गए हैं। माई हेयर इज ब्लैक, जी यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। चलिएगा, इनने कटिंग भी करी, मतलब ये भी कंफ्यूज थे। ऐसे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि जिस सही होगा क्या गलत होगा, तो आर कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर ओवर राइटिंग दिखाई दे रही है साफ, यानी कंफ्यूजन है यहाँ पर। चलिएगा, आगे है कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। तो द रेड शूज आर आ परफेक्ट कंप्लीमेंट, पूरक है। ओ ही लव्स कंप्लीमेंट अलॉट, तो दोनों सही है। या फिर फेयर और फेयर, इस फेयर का मतलब सुंदर, या मेला, इस फेयर का मतलब होता है भाड़ा किराया, इसको भी आप कर सकते हो। अब आ जाइएगा स्टोरी में। स्टोरी, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। इसको मैंने अलग से भी यूट्यूब पर डाला है, ठीक है, अलग से भी यूट्यूब पर डली हुई है, लेकिन बट यहाँ पर हम स्टोरी को देखते हैं किस तरीका से बना है। चलिएगा, ये स्टोरी रही, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने स्टोरी रख दी। तो भूख, ठीक है, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम बर्थ, सही है। फिर दिया गया है, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। ह्यूमन ब्रिंग्स हिज हंगर अलोंग विथ हिम एट बर्थ, सही है। आगे है, भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। तो हंगर इज द प्रूफ ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स होता है जीवित रहना, ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल सही है। आगे, लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगी, बट लेकिन, व्हेन जब, दिस हंगर स्टार्ट टेकिंग द फॉर्म ऑफ इमोशन या लस्ट, भी लस्ट मीन्स होता है हवस, LUST लस्ट, ठीक है। व्हेन दिस हंगर स्टार्ट टेकिंग द फॉर्म ऑफ इमोशन, जब ये इमोशन का भाग लेने लगे, तो इट स्टार्ट बिकमिंग अ कॉज ऑफ वरी, अ लॉट ऑफ ग्रीडी, तो ग्रीडी की यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। एनी थिंग्स बिकम रीजन ऑफ डिफिकल्टी, की भी स्पेलिंग डिस्टर्ब है, रीजन की भी, तो यहाँ 1 नंबर बिल्कुल चला जाएगा। हंगर एंड हंगरनेस इज द सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी, भूख और भुखमरी, ठीक है, असमानता की सूचक होती हैं, जो सही है। तो देखो गलतियां तो हो ही जाती हैं, इनको आप नेग्लेक्ट, तो क्या कहें भाई, देखो गलती स्टूडेंट की लिखी हुई कॉपी है। अन्य यूट्यूबर्स की तरह नहीं होता है कि नहीं भैया इसमें 100 में 100 आएगा, 99 आएगा, ऐसा नहीं है। बच्चे हो, कोई कंप्यूटर थोड़ी हो आपका हाथ कि बिल्कुल गलतियां ना हो। ओ, ठीक है, आप करोगे पेपर को, और मैं एक एक चीज आपको समझा समझा के कर रहा हूँ, तो बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से समझ में आ रही है कहाँ गलती है, कहाँ गलती नहीं हो रही है। सेक्शन डी में अगर हम देखेंगे, बात करें सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में हम देखेंगे, सेक्शन डी लिटरेचर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, ठीक है। तो इनका आंसर देना, व्हाट डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, ठीक है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अगर चाहें तो अच्छे से लिख भी सकते हैं। कैसे, द पेडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, तो पेडलर ने पूरे संसार को चूहादानी कहा, बिकॉज वन डे, क्योंकि एक दिन, while going his way, the peddler was thinking of his rat trap. Suddenly, an idea came to him. उसको एक विचार आया, that the whole world was also like a big rat trap. कि ये पूरा संसार है, एक बड़ी चूहेदानी की तरह है। It offered joy and food like a rat trap. तो चूहेदानी की तरह इसमें भी खुशियां हैं और भोजन प्रदान दिया जाता है, मिलता है। तो इस तरीका से आप लिखोगे, 4 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम उसको भी थोड़ा देख लें अभी, ठीक है। और एक एक चीज सेट हल करवा रहा हूँ, ये कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो सब देखना पड़ेगा। देखिएगा कि वाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, बिना पैर मतलब नंगे पैरों के क्यों रुके हुए थे चिल्ड्रन सीमापुरी में। व्हाट आर द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री,
दो में से एक करना है, 4 नंबर में आएगा। तो इसको देखिएगा किस तरीका से किया गया है, देखिएगा जी इसका उत्तर रहा सीमापुरी वाले का। सेव ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन नंबर, ठीक है 7 का भी। द साहिब एंड द अदर रैकपिकर्स इन सीमापुरी, साहिब जो था और अन्य सीमापुरी में कचरा उठाने वाले थे, डिड नॉट बियर चप्पल्स, चप्पल नहीं पहनते थे, बिकॉज क्योंकि इट वाज देयर ट्रेडिशन टू वेंडर द बियर फुट, तो यह उनकी परंपराएं थी, ट्रेडिशन थी कि बिना मतलब नंगे पैरों के घूमना। एंड दे डिड नॉट लाइक टू बियर आल्सो, और वो उन्हें पहनना ही पसंद नहीं करते थे। ऐसे लिखोगे बिल्कुल क्लियर, 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 में देखेंगे क्या दिया गया है, 8 को भी समझ लो। दिया गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, या व्हाट वाज द पेडलर अल्टीमेटली चेंज हिज बेस। दो में से एक करना है, लॉन्ग आंसर है। तो लॉन्ग आंसर को मैं सीधे सरल भाषा में आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है इसको देखिएगा। विलियम डगलस वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही डरते थे, ठीक है। दिस सिचुएशन स्टार्टेड व्हेन ही वाज ओनली 3 or 4 years old. One day his father took him to the California beach where sea waves knocked Douglas down and waves swept over him. तो इसको लिखें इस तरीका से, और इस तरीका से इसको कर लें, द एक्सीडेंट एट YMCA, ठीक है। तो इसको भी अब 1 डे, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लिखा है। इस तरीका से आप लिखिए, बिल्कुल सही जा रहा है उत्तर, तो बिल्कुल क्लियर है, 7 नंबर का हो गया। इसके बाद देखिएगा अब आपका क्वेश्चन आता है आगे, ठीक है। 9 नंबर तो छोड़ दिया गया है क्योंकि जो पोयम जो थी जी इसमें इस बार हटा दी गई है पेपर से, तो इसको अलग कर दिया गया है, जो हटा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 63, कीपिंग क्वाइट। तीनों सेंट्रल आइडिया अगर आपने याद कर लिए तो आपको इतना बता दूं, तो कोई भी पेपर हो तीनों में से कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। और माई मदर एट 66 तो कीपिंग क्वाइट, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं सेंट्रल आइडिया को। सेंट्रल आइडिया ये रहा, बिल्कुल सरल भाषा में है, ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। ये रहा सेंट्रल आइडिया। द पोएम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो पोएम है ये जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज की गई है। द ग्रेट इंग्लिश पोएट, जो महान इंग्लिश के कवि हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। इस कविता में कवि जो है प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं। ही से जो है कहते हैं दैट अ ब्यूटीफुल थिंग्स इज अ सोर्स ऑफ जॉय, कि जो सुंदर चीज है वो आनंद का स्रोत होता है। एंड इट्स प्रोवाइड अस जॉय एंड डाइज, तो यह हमें खुशियाँ और दुख देती है। इट गिव अस पीस, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, तो यह हमें एक मधुर सपनों की अच्छी नींद, शांतिपूर्ण नींद प्रदान करती है। एंड गुड हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य भी देती है। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंटेन इन द पोएम, तो इस कविता में सुंदरता की जो चीज है उसको मेंटेन किया गया है। द सन, द मून, द ट्रीज, डेफोलिड्स, मस्क रोज, etc, ये सब सुंदरता की चीजें हैं। वी हैव अ लॉस्ट ऑफ सफरिंग, तो वी हैव लॉस्ट ऑफ सफरिंग, तो हमने जो कष्टों को है उसको खो दिया है। एंड पेन इन आवर लाइफ एट, और हमारे जीवन में कष्ट है। द ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव आवर सफरिंग, सुंदर चीज जो है हमारे कष्टों को हटा देती है, रिमूव कर देती है। एंड पेन दीज थिंग्स बाइंड्स अस, दीज थिंग्स बाइंड अस विथ अर्थ, तो ये चीजें हमें पृथ्वी से जोड़ती हैं। नेचुरल ब्यूटी, वास्तविक जो सुंदरता है, इज लाइक इमोर्टल, अमर है। ड्रिंक पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन, दीज थिंग्स डेवलप पॉजिटिविटी इनटू अस, तो ये चीजें हम में सकारात्मक का डेवलप करती हैं, विकास करती हैं। विच इज अ जॉय फॉर एवर,
तो जो हमें हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती हैं। इस तरीका से अगर हम लिखते हैं तो हमारा पूरा का पूरा नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी देख, अगर आपने पोएट्रिक ब्यूटी भी लिख दी तो समझ लीजिएगा 4 चांद और लग गए हैं और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे द फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर, इसमें मेटाफर दिया गया है, जैसे इज ब्यूटीफुली यूज्ड इन द पोएम, ब्यूटीफुली जो है तो मेटाफर है। इसके बाद सेकंड नंबर में आप लिख सकते द थीम ऑफ द पोएम इज नेचुरल ब्यूटी, तो इसका थीम जो है वो नेचुरल ब्यूटी है। नंबर 3 में आप लिख सकते द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल एंड इट कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता। अगर आपने इसमें लिख दिया ये तो आभूषण है इसके, ज्वेलरी है इसकी, तो आप इसको जरूर करिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर में हम देखेंगे दिया गया है, क्या है देखिएगा कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग डेथ, तो क्या भविष्यवाणी की थी उसने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में। ठीक है, या ये ना बने तो आप ये कह सकते हैं व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, थर्ड लेवल क्या था, ये कहाँ स्थित था। ठीक है, तो हाउ डिड डॉक्टर सदाव, दो में से एक करना है। ठीक है, चलिएगा दोनों हम देख लेते हैं किस तरीका से लिखे हैं। तो द थर्ड लेवल वाज इमेजिनेशन ऑफ चार्ली बिकॉज इट वाज नॉट प्रेजेंट देयर physically. The third level was situated at the Grand Central Station in न्यूयॉर्क, तो बिल्कुल सही। ठीक है, 2 बार हो गया ग्रैंड सेंट्रल सेंट्रल। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे देखेंगे। 11 का ए हो गया, अब 11 का बी में दिया गया है सदाव वाला। डॉक्टर सदाव हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू, फिर आगे दिया गया है टू टेक bullet out of the body of the American soldier. The soldier was given anesthetic and operated by Dr. सदाव, तो बिल्कुल सही है। इस तरीका से लिखिएगा। और अंतिम क्वेश्चन है 8 नंबर का, तो 8 नंबर का अंतिम क्वेश्चन और भैया हम देखेंगे क्या है। हु वॉज द टाइगर किंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के तो जाना ही जाना है। हु वॉज द टाइगर किंग, व्हाई वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, उसका टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखिएगा, ये भी बिल्कुल सरल है। ठीक है, इस तरीका से लिखें और इस तरीका से। ठीक है, आपका पूरा पेपर जो है सॉल्व हो गया है, प्रैक्टिस सेट था। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीका से पेपर आपको मिलते रहे तो हमारे प्लेलिस्ट में फुल ग्रामर ऑफ 12th का जो प्लेलिस्ट है उसमें जरूर मिल जाएगी। धन्यवाद।